हेलो बच्चों, अफरोज एकेडमिक सेंटर में आपका स्वागत है। आज जिस प्रश्न की व्याख्या हम लोग करेंगे वो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत से आप क्या समझते हो। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिए। इसी प्रश्न को अथवा करके ऐसे भी पूछा जा सकता है कि शक्ति के पृथक्करण का कठोर सिद्धांत न संभव है ना ही अपेक्षित, व्याख्या कीजिए। तो ये एक ही प्रश्न दो तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इसकी व्याख्या अब हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ देखिए स्क्रीन के ऊपर शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का अर्थ क्या है, पहले इसको समझेंगे। सरकार के मुख्य तीन अंग होते हैं, है ना। सरकार के मुख्य तीन अंग होते हैं। विधान पालिका, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं लेजिस्लेचर, इस अंग का काम है कानून बनाना। हम बहुत सिंपल तरीके से समझेंगे कि सरकार के तीन अंग होते हैं, जिसमें पहला जो अंग है विधान पालिका, उसका कार्य है कानून बनाना। दूसरा अंग है कार्यपालिका, कानून लागू करना। और तीसरा अंग है न्यायपालिका, जो कानून की व्याख्या करेगा और कानून न मानने वालों को सजा देगा। तो हमने क्या देखा कि सरकार के तीन अंग है, विधान पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधान पालिका का कार्य क्या है, कानून बनाना। जैसे हमारे संसद, भारत में कानून कौन बनाता है, संसद। तो संसद हो गया विधान पालिका। कार्यपालिका कानून लागू करता है। हमारे देश में कानून लागू कब होता है, जब राष्ट्रपति किसी कानून पर साइन कर देता है, तो राष्ट्रपति हो गया कार्यपालिका। और न्यायपालिका हो गया कानून की व्याख्या करने वाला। हमारे देश में जानते हो आप लोग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जो है ये न्यायपालिका है। ये कानून की व्याख्या भी करते हैं और कानून को न मानने वालों को सजा देते हैं। तो इन तीनों के बीच शक्ति के बंटवारे को, मतलब शक्तियों को अलग कर देना, इसे ही हम शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इस सिद्धांत के अनुसार सरकार के तीन अंग को एक दूसरे से अलग होने चाहिए। मतलब इस सिद्धांत क्या कहता है, देखेंगे हम लोग। ये सिद्धांत कहता है कि सरकार के जो तीन अंग होते हैं, वो तीनों अंग जो ऊपर मैंने बताया है कि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये तीनों को एक दूसरे से अलग होने चाहिए। मतलब कोई भी एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। उसके बाद हम देखेंगे इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे। यहाँ देखेंगे हम लोग, इस सिद्धांत के जन्मदाता मॉन्टेस्क्यू महोदय को माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू ने 18वीं शताब्दी में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को विकसित किया और सन 1748 में अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में इसकी व्याख्या की। मतलब हम ये जानकर रखेंगे कि इस सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे, मॉन्टेस्क्यू। उनकी जो तस्वीर थी वो आपने थंबनेल पर देखा होगा। तो स्पिरिट ऑफ लॉज में इसकी व्याख्या होती है शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के। अब हम देखेंगे कि ये शक्ति पृथक्करण के जो सिद्धांत है वो कौन से तीन बातों पे आधारित है, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत तीन बातों पर आधारित है। नंबर 1, सरकार का एक अंग दूसरे अंग का काम नहीं करेगा। मतलब जो कानून बनाता है वो कानून लागू नहीं करेगा, और जो कानून लागू करेगा वह कानून की व्याख्या नहीं करेगा। यानी हर अंग अलग है तो उसे अलग अलग ही रहने होंगे। उसके बाद हम देखेंगे नंबर 2 पर, कोई व्यक्ति या संस्था एक से अधिक अंगों का कार्य नहीं करेगा। समझ रहे हैं यहाँ पर आप लोग। यहाँ देख लेंगे कि कोई व्यक्ति या संस्था एक से अधिक अंगों का, मतलब वो अपने अंग का कार्य करेगा, दूसरे अंग का कार्य उसे करने की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद 3 नंबर देखिए आप, कोई एक अंग सरकार के दूसरे अंगों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा, है ना। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि जब विधायिका एवं कार्यपालिका की शक्ति एक ही व्यक्ति में होगी तो मनुष्य की स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाएगी। अतः सरकार के अंगों को अलग होने चाहिए, इसलिए उन्होंने शक्ति के नियंत्रण एवं संतुलन की सिद्धांत को अपनाया। मॉन्टेस्क्यू महोदय का क्या कहना था कि जो कानून को बनाएगा, अगर वही अंग कानून को लागू करेगा तो वो करेगा क्या, वह कानून को बनाएगा और लागू करेगा तो अपने आप को कानून से मुक्त कर लेगा, क्योंकि वही कानून बना रहा है और वही कानून को लागू कर रहा है, ठीक ना।
तो इसलिए जो कानून बनाएगा उसका कार्य बस वहीं समाप्त हो जाता है, उसका काम है कानून को बना देना। अब कानून लागू करने वाला अंग कोई और है, ठीक है, तो वो अपना कार्य करेगा और फिर उस कानून की व्याख्या करना और उसे न मानने वाले को दंडित करना, ये अब एक अलग जो अंग है न्यायपालिका उसका कार्य है। तो ये तीनों अंगों को इसलिए अलग रखने की बात कही गई थी ताकि मनुष्य की स्वतंत्रता जो है वो खतरे में ना पड़े, मनुष्य की स्वतंत्रता जो है बनी रहे, इसके लिए ये कहा गया था। चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट कि इस सिद्धांत को अगर अपना लिया जाता है तो इससे क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान होगा। तो हम पहले पक्ष में देख लेते हैं कि क्या फ़ायदे होंगे। शक्ति पृथक्करण के पक्ष में तर्क, कार्य क्षमता में वृद्धि। पहला फायदा क्या होगा, अगर सरकार के तीनों अंग अलग अलग और स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करते हैं, प्रत्येक अंग की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक अंग को अगर सारे अंगों का कार्य करना पड़ेगा तो वो फिडअप हो जाएंगे, उसको जो है वो संभाल नहीं पाएंगे वो। इसीलिए प्रत्येक अंग जो है उसका अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिया गया है कि भाई विधानपालिका सिर्फ कानून बनाएगा, कार्यपालिका उसे लागू करेगा, न्यायपालिका उसकी व्याख्या करेगा या ना मानने वाले को दंड देगा। तो इससे क्या है कि प्रत्येक अंग की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, अपने अपने कार्यों में वो दक्ष हो जाएंगे, उसके मालूम है कि उसे इतना ही काम करना है। तो ये एक फायदा होगा। दूसरा देखिए उत्तरदायित्व का ज्ञान, इसमें प्रत्येक अंग अपने उत्तरदायित्व को समझ लेगा और अपने उत्तरदायित्व को कभी दूसरे पर नहीं थोपेगा। मतलब जो कानून बना रहा है तो अगर कोई गड़बड़ी हुई तो उसी अंग से पूछा जाएगा कि भाई कानून बनाने में ये गड़बड़ी कैसे हो गई, तो वो दूसरे अंग पर इसको थोप नहीं पाएगा, यानी अपनी जिम्मेदारी को दूसरे पर ला देगा नहीं। तो उसे उत्तरदायित्व का ज्ञान होगा, उसे पता है कि उसके कार्य के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, किसी और को वो इसका जिम्मेदार नहीं ठहरा सकता है, तो इसलिए उसे अपने उत्तरदायित्व का ज्ञान होगा। तीसरा देखेंगे निरंकुशता पर रोक, प्रत्येक अंग दूसरे से अलग होने के कारण एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन बना रहेगा, जिससे निरंकुशता पर रोक लगेगा। यानी कि अगर एक अंग को जो है और दूसरे अंगों को जोड़ दिया जाए तो जुड़े में आपस में वो क्या कर रहे हैं ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो नियंत्रण रखने के लिए प्रत्येक अंग को अलग होने की आवश्यकता है, तो इससे क्या होगा, निरंकुशता पर रोक लगेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं चौथा, शक्ति केंद्रीकरण पर रोक। अब शक्ति का केंद्रीकरण क्या है, शक्ति का केंद्रीकरण मतलब एक ही हाथ में पावर का केंद्रित हो जाना। तो शक्ति के केंद्रीकरण अर्थात एक ही हाथ में होने पर स्वतंत्रता खतरे में पड़ जाती है। अगर एक ही व्यक्ति को सर्वे सर्वा बना दिया जाए, सब कुछ बना दिया जाए, तो क्या होगा, सारी शक्ति जब एक ही व्यक्ति के हाथ में आ जाती है या एक ही संस्था के हाथ में आ जाती है तो वो करेगा क्या, वो जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को जो है हनन करेगा, नुकसान पहुंचाएगा। इसीलिए शक्ति का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, शक्ति का बंटवारा होना ज़रूरी है, तो इसीलिए अलग होना जरूरी है। अतः व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भी यह सिद्धांत आवश्यक माना गया है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट, हाँ ये देखिए, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के विरोध में तर्क। यहाँ पर देख लीजिएगा आप कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत के पक्ष में तो हमने देख लिया क्या क्या फायदे हैं। अब हम देखेंगे कि अगर शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आया तो इससे क्या विरोध है, क्या इसका नुकसान है। सबसे पहले देखिए अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल, मतलब आलोचकों के अनुसार इस सिद्धांत को पूरी तरह से लागू करना संभव नहीं है। सरकार एक जैविक एकता है एवं इसके विभिन्न अंग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे भारत का राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान है, लेकिन वह संसद के कानून बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़कर ही चला जा सकता है, क्योंकि अगर अंग एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ेंगे तो वह एक जैविक एकता जो है, एक सरकार की जो जैविक एकता का है वो निर्माण नहीं कर पाएंगे। अंगों को पूरी तरह से विभाजित नहीं किया जा सकता, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। हम देखते हैं कि राष्ट्रपति का काम है भारत में कि वह जो है कानून को लागू करता है, लेकिन हम ये भी देखते हैं कि वह संसद में बने हुए कानून में या उसमें भी उसके बनने में भी महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। तो ये एक पॉइंट हम बोलेंगे। दूसरा देखेंगे 2 नंबर, पूर्ण विभाजन वांछनीय नहीं।
यदि इस सिद्धांत का कड़ाई से पालन किया जाए तो सरकार के विभिन्न अंगों के बीच रस्साकसी की स्थिति पैदा हो जाएगी। इससे प्रशासनिक संकट पैदा हो जाएगा। इससे होगा क्या कि जब सभी अंगों को बिल्कुल अलग कर दिया जाएगा तो सभी अंग एक दूसरे के विरोध में लग जाएंगे, सब अपने आप को सर्वोच्च और सुप्रीम बताने में लग जाएंगे। कानून बनाने वाला जो अंग है विधान पालिका, वो कहेगा कि वो ही शक्तिशाली है और वह कार्यपालिका के खिलाफ खड़ा हो सकता है और न्यायपालिका के खिलाफ जा सकता है, क्योंकि सारे अंग अलग होंगे तो सब एक दूसरे के विरोध में खड़े हो जाएंगे। इसलिए रस्साकसी की जो ये स्थिति बन जाएगी तो प्रशासनिक संकट पैदा हो जाएगा। इसलिए सरकार के सभी डिपार्टमेंट्स को भले ही पूर्ण रूप से न सही लेकिन आंशिक रूप से जुड़ा ही रहना पड़ेगा, ताकि जो है तालमेल बैठा रहे और कार्य जो है स्मूथ रूप से, मतलब सिलसिलेवार ढंग से या बहुत आसानी से कार्य हो सके, वरना प्रशासनिक संकट उत्पन्न हो जाएगी। उसके बाद हम देखेंगे पॉइंट 3, देखिए आप लोग, तीनों अंग एक समान नहीं। सरकार के तीनों अंग ना तो एक समान है और ना तो उनका समान रूप से आदर होता है। प्रत्येक अंग का अलग अलग कार्य है। हमने देखा कि विधान पालिका का कार्य है कानून बनाना, वो एक अलग जो है डिपार्टमेंट है। कार्यपालिका का कार्य है उसे लागू करना बने हुए कानून को, तो वो एक अलग डिपार्टमेंट है। और न्यायपालिका का कार्य है कानून की व्याख्या करना और न मानने वाले को दंडित करना, तो वो एक अलग। तो तीनों अंग चूँकि समान नहीं है, इसलिए जो है तीनों को पूरी तरह से अलग कर देना ये संभव नहीं है। उसके बाद देखिए सरकार, 4 नंबर पॉइंट देखिए, सरकार के तीनों अंग आंतरिक रूप से जुड़े रहते हैं। ठीक है, अभी मैंने कहा कि पूरी तरह से वो अलग नहीं किए जा सकते, कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से वो जुड़े रहते हैं। मॉन्टेस्क्यू का कहना था कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि तीनों अंगों को पूरी तरह से अलग नहीं रखा जा सकता। मॉन्टेस्क्यू क्या कहता था कि सरकार के तीनों अंग एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन ये मॉन्टेस्क्यू का कथन है, सच्चाई ये है, वास्तविकता है कि इसे पूरी तरह से अलग नहीं रखा जा सकता। उसके बाद हम देखेंगे 5 नंबर में संघर्ष का सृजन। जेएस मिल के अनुसार यदि सरकार के तीनों अंग पूरी तरह स्वतंत्र होंगे और अपने अपने क्षेत्र तक सीमित रहेंगे तो सभी अंग अपने अपने कार्य को महत्व देंगे और संघर्ष पैदा होगा। अभी मैंने ऊपर भी बता दिया था कि जहाँ इन लोगों को अलग कर दिया जाएगा वहीं ये लोग आपस में संघर्ष करेंगे और अपने आप को सर्वोच्च बताने में, महत्वपूर्ण बताने में ही जुटे रहेंगे। इसलिए जो है मिलाप की जगह और दुश्मनी और विरोध की भावना पैदा हो जाएगी, जो कि देश के लिए सही नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे अवैज्ञानिक। ये पॉइंट हम लोग जरूर अच्छी तरह से देखेंगे। अवैज्ञानिक, बलंसली महोदय ने सरकार की तुलना मानव शरीर से की है। जिस तरह शरीर से सिर को अलग नहीं किया जा सकता, उसी तरह सरकार के तीनों अंग को अलग नहीं किया जा सकता। आप देखिएगा कि पूरे शरीर को हम लोग, सभी अंग जो है, हमारे शरीर के सभी अंग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं क्योंकि हमारा जो सिर जो है वह जब कोई सूचना उत्पन्न करता है किसी अंग के लिए तो फट से वो अंग कार्य करता है। तो हम अगर सिर को अलग कर देते हैं, हाथ को अलग कर देते हैं, पैर को अलग कर देते हैं, ठीक है ना, तो एक शरीर का निर्माण नहीं हो सकता और शरीर का परिचालन भी संभव नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह देश का परिचालन करना है, हमें देश को अगर सही ढंग से चलाना है तो हमें तीनों अंगों के साथ एक तालमेल बना के चलना है। पूरी तरह से उसे अलग करना संभव नहीं होगा। उसके बाद देखिए निरंकुशता की स्थापना, 7 नंबर पॉइंट देखिए, इससे विभागीय निरंकुशता उत्पन्न हो सकती है। इससे एक दूसरे अंग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा तो प्रत्येक अंग बिल्कुल स्वतंत्र हो जाएगा। परिणाम स्वरूप विभागीय निरंकुशता की स्थापना होगी। अगर सभी अंग अलग हो जाते हैं तो सभी अंग अपने आप को स्वतंत्र समझेंगे और जब स्वतंत्र समझेंगे तो वो निरंकुश हो जाएंगे। उनको लगेगा कि हमारे ऊपर किसी का अंकुश नहीं है, हमारी जो मर्जी हम वैसा कानून बना सकते हैं, जैसा मर्जी वैसा लागू कर सकते हैं। इस तरह का की जो भावना आएगी तो इससे जो है निरंकुशता की स्थापना हो जाएगी। तो उसके बाद हम देखेंगे इस सिद्धांत का मूल्यांकन। किसी भी देश में इस सिद्धांत को पूरी तरह लागू नहीं किया गया, यहाँ तक कि अमेरिका में भी यह सिद्धांत अपने असली स्वरूप में लागू नहीं हुआ। इस सिद्धांत को पूरी तरह लागू करना न तो संभव है और न तो वांछनीय है।
संभव है मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है, और वांछनीय मैंने डिज़ायरेबल मैंने इसकी ज़रूरत ही नहीं, ठीक है ना। अंगों को एकदम अलग कर देने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि अंग पूरी तरह से अलग हो जाएंगे तो कार्यकलाप समाप्त हो जाएंगे। हम अपने शरीर के सभी अंग को अलग अलग कर देते तो सभी अंग जो है कार्य करना बंद कर देंगे। एक शरीर को चलाने के लिए जिस तरह सारे अंगों का महत्व है एक दूसरे के साथ जुड़े रहना, उसी तरह हमारा देश भी, हमारी सरकार भी इन 3 अंगों के साथ जुड़ी रहती है, और सरकार का परिचालन तभी सही ढंग से हो सकता है। यह सिद्धांत बिल्कुल बेकार नहीं है। इस सिद्धांत ने स्वतंत्रता के मार्ग में एक ऐतिहासिक कार्य किया है। हाँ, स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए एक बात यहाँ कहा जा सकता है कि भले ही सरकार के तीनों अंगों को पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन तीनों अंगों को एक दायरे में रहना चाहिए। मतलब कि एक दूसरे के कार्यों में इतना दखलंदाजी नहीं करना चाहिए, इतना हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए कि दूसरा अंग जो है सही से कार्य न कर सके। इसलिए उस तालमेल की आवश्यकता है, ये होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू ने किस प्रकार से दिया 1748 ईस्वी में, किस प्रकार से उन्होंने द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक में इसकी व्याख्या की, क्या इसके फ़ायदे थे वो बताए, क्या इसके नुकसान थे वो भी हमने पढ़ा। और इसी के साथ हमारा ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। इस प्रश्न को आप उस तरह से लिख सकते हैं। हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी से गुजारिश है कि अफरोज एकेडमिक सेंटर को सब्सक्राइब करें इस तरह के वीडियोस पाने के लिए। और थैंक्स फॉर वाचिंग।